हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है टेस्ट नंबर 14 और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो आपको सी टेट, टेट एंड एस टेट एंड केंद्रीय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न हैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पहले के एग्जाम हो चुके हैं सी टेट का या फिर कोई भी अदर टेट का, तो पूछे गए प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रश्न। और जो आपको 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए है ये। और चाहे आप केंद्र सरकार के टेट दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल का जो टेट होता है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो केवीएस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें जो आपको बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो मनोविज्ञान जो प्रारंभ में अंग था, वो विषय था आपका दर्शन शास्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जब प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय का था, तो वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, है ना, जो बच्चे के द्वारा गलती की जाती है और त्रुटि की जाती है, वो कैसा होता है। तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जो बच्चे त्रुटि करते हैं और गलती करते हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सी नंबर। देखिए, आपको क्वेश्चन में पढ़ूंगा और इसका आंसर मैं बताते चलूँगा, क्योंकि सारा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी वजह से आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। आप अपना जवाब देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया है। चलिए देखते हैं, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। वो कौन सी स्थिति है जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना अपना आप लोग जवाब देते चले, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका सी, कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह से जा रही है ना। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को ये प्रदर्शित कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर, की बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग अपना अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, मतलब पॉज करके अपना ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर देखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 का सी नंबर, यानी बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न, कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 6 नंबर, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। आंसर क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत भी आपको कितना बार पूछा गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है आपको, स्कीनर महोदय ने दिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्कीनर, BF स्कीनर पूरा नाम इनका है। चलिए, आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 8 नंबर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। सबसे पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और लास्ट में चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों, कथन फिर से एक बार पढ़ें, क्योंकि ये कथन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन है आपका। 8 का आंसर हो जाएगा आपका
वुडवर्थ। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो 9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी नंबर, यानी स्तर 1 को सूचित करता है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर कि स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा शिक्षक को, यानी स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? तो वो है आपका शिक्षक। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो भारत के संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और ये अनुच्छेद 21 के ए के तहत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 21 के तहत ए, और इसको 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। ये याद रखिएगा, है ना। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष को बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो गया इसका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करें, है ना। कौन सी विधि का चयन करें जिससे बच्चे की रुचि बनी रहे? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देना, है ना। बच्चे जब अपने खुद से गतिविधि करते हैं तो बच्चे का रुचि उसमें जगता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर कि 13 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। ये है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण कौन सा है? तो प्रगतिशील विद्यालय लैब विद्यालय का उदाहरण है। किसके द्वारा? तो जॉन डीवी के अनुसार। आंसर हो गया आपका डी नंबर। और दोस्तों ये हमारा चैनल है ज्योग्राफी बाई मुकेश सर। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है और फेसबुक पेज पे भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो फेसबुक पेज से भी आप लोग जुड़ें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे भी आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 प्रश्न है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं और पाठ्यक्रम होते हैं। ये तीनों शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हैं। तो आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और यही आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 30 प्रश्न आपको बाल विकास का पूछा जाएगा। इसमें से लगभग 15 प्रश्न आपको 50% प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट है तो आराम से आप 15 ला सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके अलावा अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आराम से 24 से 25 नंबर आपको कोई नहीं कम कर सकता है। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है ये जॉन डीवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जॉन डीवी। आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है
है ना। तो 18 का देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आप लोग पहले ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका जवाब आप लोग सुनिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है ना। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता यही है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर, कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी बच्चों में ज्ञान की रचना करने, है ना, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए निर्देशन की। क्या होनी चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्देशन की भूमिका होनी चाहिए एक शिक्षक की। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, है ना। क्या सीखिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ये क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, यानी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से ही आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है ना। तो प्रगतिशील शिक्षा में ये अपरिहार्य है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, फिर से प्रश्न पढ़िए, कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या होना चाहिए, खोज को प्रोत्साहित देता है। आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर। तो ये था दोस्तों आज का 22 महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर हम लोग कल देखते हैं दूसरा, इसका टेस्ट नंबर 15 होगा। तो अभी तक दोस्तों ये हमारा चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कितना कितना आप लोग मार्क्स लाए हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है, और ये हमारा फेसबुक पेज है और इस पर भी आपको PDF डाला जाता है। तो आप लोग यहाँ इससे दोनों से जुड़े ताकि आपको PDF मिल सके, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।